नमस्कार, आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन अब काफी कम रह गए हैं। चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है, लेकिन जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल पाए वो पार्टी नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही आरोप आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम पर लग रहे हैं। राबड़ी आवास के बाहर आज ऐसा तमाशा हुआ कि लोग इसे देखकर दंग रह गए। पूर्व आरजेडी प्रत्याशी मदन शाह ने कुर्ता फाड़ लिया, जमीन पर लोटपोट होकर रोने लगे, मरने की बातें करने लगे। इन्होंने पार्टी नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा दिया। और इसी तरह पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद कांग्रेस विधायक आफाक आलम ने पार्टी नेताओं पर करोड़ों की डील का आरोप लगा दिया है। इन्होंने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावरू के लिए कहा कि इन्होंने करोड़ों की डील की है। लेन देन के आरोप खगड़िया से कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव ने भी लगाए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा में तमन्ना हाशमी का जब एआईएमआईएम से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। कोच्चा धामन विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर एआईएमआईएम उम्मीदवार जफर असलम ने इस्तीफा दे दिया और एआईएमआईएम नेता पर उगाही के आरोप लगा दिए। इन आरोपों पर बीजेपी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है और कहा है कि पैसे से टिकट का खेल जनता देख रही है। और इसी तरीके से तमाम मंत्री रोते बिलखते नजर आए। राबड़ी आवास के बाहर तमाशा, कुर्ता फाड़ फूट फूट रोए नेता। आरोप के घेरे में आरजेडी, कांग्रेस। जनता को क्या संदेश? बिहार में जीत का सवाल, पैसों पर टिकट का बवाल। महागठबंधन के नेता बिहार विधानसभा चुनाव में अपना टिकट कटने पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं। रविवार सुबह राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया। वे सड़क पर रोते बिलखते नजर आए। उन्होंने कहा कि संजय यादव ने मधुबन विधानसभा से टिकट देने के एवज में 2,70,00,000 रुपये मांगे। रकम नहीं दी तो टिकट किसी और को दे दिया गया। इन्होंने कहा कि मैं 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं। मैंने अपनी जमीन तक बेच दी है। क्या हुआ? आप सुनिए भाई, आप लोग मीडिया है, सच्चाई छापिएगा। क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे? ये तो बताइए, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, क्यों रहे? बाप रे बाप। सुनिए ना, 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ जो है ना 60,000 बैस का है। मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? अरे मधुबन विधानसभा मोतिहारी 58 में भाई, समझे। तेजस्वी जी, लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला साला बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में। वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। लालू जी बात हुई थी। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए मदन, तू लड़िए। मीसा भारती कहे थी तू लड़िए भैया। उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि तेजस्वी बहुत घमंडी हैं, लोगों से मिलते ही नहीं, वे टिकट बांट रहे हैं। संजय यादव ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ मरने आया हूँ। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से? या 5,000? अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है। कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके यहाँ, उसको रोक रोक करके 2 का टिकट देता है। समझे? बाप रे बाप। ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। संजय वो कौन? तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो सुनील वो बोला कि 2,70,00,000 रुपया ले लिया है, उतना दीजिए, हम आपको टिकट दे। बाप रे बाप, हमारा बेटा बेटी है जवान। अरे हम मर जाएगा, मरने आए हैं। मदन शाह ने लालू प्रसाद को अपना गुरु बताया और कहा कि वादा करके भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
अपना गुरु है लालू यादव गुरु है हमारा। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम क्या करेंगे? जनता के जो 10 साल में बीच में रहे हुए जनता को क्या बोलेंगे? छोटा नहीं क्या छोटा बच्चा जो है, आप चाहते क्या है? आप चलते हैं क्षेत्र में तो छोटा सा मदद से जाए आप चाहते क्या है? क्या चाहते हैं राजद से? लालू जी से क्या चाहते हैं? लालू जी हमको बोले हैं कि तुमको टिकट देके तुम ही हराएगा, रणवीर सिंह को तुम ही हराएगा। हम लालू से कहेंगे कि अपने हमारे बाप है, हम जो है ना, हम आपके बेटा हैं, आप हमको वचन दिए है कि हम तू लड़िए मदन, तू लड़िए। यही बैठे थे घूरा में, फोटो है हमारा मोबाइल में। बोले कि तू लड़िए, बाप रे बाप। तो इस पर भी आपको नहीं मिला? ना 1 बजे रात में हमको बोला कि टिकट देंगे। इन्होंने कहा कि बहुत उम्मीद से टिकट लेने आया था, 2 दिन से खाना भी नहीं खा पाया हूँ। हम यही रहे, मर जाएंगे तो जहर खा लेंगे, जी कर क्या करेंगे? लालू जी से मुलाकात हुई है? लालू जी से मुलाकात नहीं हुआ। अरे हम 10 दिन से फोन कर रहे हैं, लक्ष्मण को हमको मिलवा दो, हमारा गार्जियन बाप है हमारा। अच्छा मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं खाए? 2 दिन से खाना नहीं खाए। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। टिकट वितरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर पहुंचने पर पूर्व आरजेडी उम्मीदवार मदन शाह ने उनकी कार का पीछा करने की कोशिश भी की। इसी तरह गया के बाराचट्टी विधानसभा से उषा देवी राबड़ी आवास पहुंची। यहां वो टिकट को लेकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि बड़े साहब यानी लालू प्रसाद ने 2020 में टिकट देने का भरोसा दिया था और उसी साल उन्हें टिकट भी मिलने वाला था, लेकिन किसी दबाव के कारण उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद लालू प्रसाद ने वादा किया था कि 2025 में टिकट जरूर देंगे, लेकिन इस बार भी टिकट नहीं मिला। आज हम अपने गांव जा रहे हैं, नहीं अपने पिता से और माता से आशीर्वाद लेने आए थे। मेरी दीदी मीसा दीदी, हम उनसे आशीर्वाद लेने लिया कि दीदी ना भी टिकट मिला तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो एक दिन जरूर आप लोग मुझे गरीब बेटी पर दया कीजिएगा। इसलिए मैं वही के लिए आई थी। और यहाँ से हम अपने गांव गया, बोध गया जा रहे हैं, क्योंकि भैया की प्रचार करना है ना। हाँ, लड़ने वाले थे 2020 से ही हमको विधायक की चुनाव लड़, लेकिन मेरे पास पैरासूट नहीं था ना, कि मेरे पास भी पैरासूट होता तो मैं भी पैरासूट से उड़ जाते। और हम ड्रोन कैमरा लेकर हम अपने विधानसभा चले। मैं गरीब क्या बेटी है। महागठबंधन में टिकट के लिए जो पैसा का खेल हो रहा है, बिहार की जनता इस बात को देख रही है। पूर्णिया के कस्बा विधानसभा से सिटिंग विधायक और पूर्व मंत्री आफाक आलम का टिकट कट गया है। उनकी जगह सांसद पप्पू यादव के करीबी मोहम्मद इरफान आलम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जिसके बाद आफाक आलम ने सांसद पप्पू यादव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर टिकट के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप लगाया है। इसी तरह खगड़िया से विधायक छत्रपति यादव ने बड़े पैमाने पर लेन देन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेताओं ने पैसे लिए, अगर नहीं लिए तो हेलीकॉप्टर से कैसे घूम रहे हैं, इतने महंगे होटल में कैसे रुक रहे हैं। महागठबंधन में उपजे हालात पर बीजेपी ने निशाना साधा है। आरजेडी ने तो सबको बहुत अच्छे से अपमानित किया है, और गठबंधन धर्म ये लोग कैसे निभा सकते हैं? जो गठबंधन की नींव ही पड़ी हो एक दूसरे को ठगने के लिए, जहां अति महत्वाकांक्षा में लोग अपने परिवार की भी बलि दे देते हैं, वो गठबंधन कहां से फलीभूत होगा? 20 अक्टूबर को पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर साझा बयान नहीं आया है। कांग्रेस 53 उम्मीदवार उतार चुकी है। आरजेडी ने अपनी पहली ऑफिशियल लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नामांकन कर चुके 52 कैंडिडेट्स के नाम हैं। सवाल है कि पैसे बांटकर टिकट देने के आरोप से जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? महागठबंधन इन आरोपों पर जनता को क्या जवाब देगा? हालांकि टिकट कटने पर ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे आरोप महागठबंधन पर ही लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो देखा आपने किस तरीके से लगातार आरजेडी और कांग्रेस पर आरोप लगे जा रहे हैं। इसी बीच मंत्री रोते और बिलखते हुए भी नजर आए। वहीं अब जेएमएम ने भी कंटेस्ट करने से मना कर दिया है। जेएमएम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और इसके पीछे भी वजह कांग्रेस और आरजेडी को ही बताया है। आइए और बातचीत करें, चाय पर चर्चा करें बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। आनंद सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से और शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आनंद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जेएमएम के हाथ खींचने से क्या लगता है सियासी समीकरण किस तरीके से बदलते नजर आएंगे? क्योंकि उन्होंने पहले महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो सोलो जाएंगे। अब उन्होंने मना ही कर दिया है कंटेस्ट करने से। जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से लगातार महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कल आखिरी दिन जब था नॉमिनेशन का भी, नामांकन का बिहार चुनाव के दूसरे फेज के लिए, तो उस दिन भी देखने को मिला। क्योंकि जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी आखिरी एक ही बार में सारी लिस्ट उन्होंने उपलब्ध कराई और जिसमें उन्होंने कहा कि हम 143 सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और हम 143 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी कल देर रात को पहली एक उन्होंने सूची निकाली थी 6 कैंडिडेट की, और उसके बाद दोपहर में एक और सीट की उन्होंने कैंडिडेट निकाली 7। तो कुल मिलाकर 7 कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस किए। तो अब तक कांग्रेस पार्टी ने भी 61 लोगों की सूची निकाल दी है बिहार चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं जो कमोवेश लगातार जिस तरीके से अलायंस पार्टनर्स को उसमें एकोमोडेट करने की बात हो रही थी, तो महागठबंधन में ये बार ये चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग जरूर दिखी हैं। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी की हम खासतौर पे बात करें, जितनी सीटें वो मांग रहे थे उनको उतनी सीटें नहीं दी गई। और आखिर में हमने देखा आखिर किस तरह से मुकेश सहनी को भी जिस तरीके से सीट कम दी जा रही थी, तो उन्होंने भी अपना चुनाव लड़ने से मना किया और फिर घोड़ा बोरम सीट से उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। तो उसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी यही हुआ, क्योंकि बातचीत चल रही थी। लगातार वो लोग की डिमांड थी कि 5 से 6 सीटों पे चुनाव लड़े, मगर जो महागठबंधन के पार्टनर है, खासतौर पे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, उनका कहना था कि इनकी यहाँ पर उतनी पहुंच नहीं है, तो इनको 1 या 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, जो भी झारखंड से बॉर्डरिंग इलाके हैं वहां पर। मगर जिस तरीके से लगातार बातचीत हुई, बातचीत के बाद फिर बात नहीं बनी, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये साफ ही कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि महागठबंधन में इस बार कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है हमें। कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से सीट शेयरिंग पे बातें नहीं बन पाई। तो ये सारी तमाम चीजें भी हमने पीछे देखा भी था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी नेता झारखंड से बिहार पहुंचे थे, तेजस्वी यादव के घर पे मुलाकात हुई थी उनकी, वहां पर महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। मगर जिस तरीके से सीट शेयरिंग की पेच फंसी है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में अब भी बनी हुई, क्योंकि अब भी काफी ऐसी सीट है। दिल्ली बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है महागठबंधन के करीब 30 से ज्यादा सीटों पर इनके अपने कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनी हुई है, वो हफ्तों की स्थिति कह सकते हैं महागठबंधन में अब भी जारी। जी हर्ष। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी। महागठबंधन में गांठ पड़ती हुई लगातार नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर पेच अभी तक फंसा हुआ है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। हालांकि लिस्टें लगातार जारी हो रही हैं। इसी बीच एक और जो टर्म निकलकर सामने आ रहा है वो है फ्रेंडली फाइट। ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की 2 पार्टियां हैं जो कि आमने सामने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। क्या ये वाकई फ्रेंडली फाइट है या फिर इसको ये अंदरूनी क्लैश कहा जा सकता है एक तरीके से? देखिए, फ्रेंडली फाइट तो नाम है, लेकिन जो फाइट होती है तो फाइट ही होती है। और ये बात जेएमएम ने कही थी, जेएमएम के नेताओं ने कही थी। और विशेष बात बताएं हर्षा कि देखिए, हम यहाँ खड़े हुए हैं, विधानसभा है, ये बिहार की विधानसभा है और इसी के लिए पूरी लड़ाई है। यानी यहाँ पर आकर माननीय बने, यानी मेंबर बने इसके, और इसी की लड़ाई अभी चल रही है। और इसमें सहमत का खेल चल रहा है। अब कहें कि उठने और बैठने, यानी कोई खड़ा हो जा रहा है तो कोई नाम वापस ले रहा है। और ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत कुछ कहती कि आखिर हो क्या रहा है। जो कि बिहार में जिस तरह से आपने कहा कि महागठबंधन में चीजें तय नहीं है। पहले फेज का नामांकन कहे कि नाम वापसी खत्म हो चुकी है, दूसरे फेज की नाम वापसी अब 23 तारीख तक होगी। लेकिन इसके बीच में ये चीज़ें चल रही कि कल 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। अब जो कहें उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन पर सुबह सुबह ही वार किया था। केंद्रीय मंत्री रहे हैं आरके सिंह, उन्होंने उनको बताया था कि वो उम्र छुपाने यानी उम्र बदलने को लेकर आरोपी हैं, और दूसरा डिग्री को लेकर यानी कि अपनी पढ़ाई लिखाई और एक हत्या का मामला था उसको लेकर आरोपी हैं, इसलिए इनको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि वीआईपी
बीजेपी पार्टी का जो उम्मीदवार है तारापुर से, जहां से उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने ही उन्होंने जाके सरेंडर कर दिया। एक तरह से कहा कि अब आप हमारे नेता हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बीजेपी के लिए काम करेंगे। और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो फिर एक खबर और आई, बिहार में बदलाव करने वाले, यानी बिहार में जो बदलाव की बात करने वाले प्रशांत किशोर, जो मंसूबा पाले हुए थे कि हमारी पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी, उनके भी दल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश, और वो जो है ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ रहे थे, यानी उस इलाके से चुनाव लड़ रहे थे जहां के रहने वाले या जहां से ताल्लुक है प्रशांत किशोर का, क्योंकि प्रशांत किशोर बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर के ही ब्रह्मपुर सीट है वो, और वहां से जो है उन्होंने नाम वापस ले लिया हुलास पांडे के समर्थन में। तो आप समझिए कि बिहार में चल क्या रहा है। एक तस्वीर अभी हम लोगों ने कई चीजें दिखाई और उसमें एक तस्वीर और जुड़ी। दिन में हुआ ये कि जो सीतामढ़ी का परिहार है वहाँ से एक कहे कि जो ऋतु जायसवाल हैं उन्होंने नामांकन भर दिया बगावत करके। आरजेडी की जो है वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी और वो एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी की महिलाओं के कहे कि एक चेहरा भी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और उनसे कहा गया कि आप बेलसंड यानी बगल की सीट पर चले जाइए, लेकिन उनको स्वीकार नहीं था। उनका ये कहना था कि हम परिहार के हैं, परिहार में हैं और परिहार में ही रहेंगे। और उन्होंने जो आरोप लगा दिया या कहें कि उन्होंने रोते हुए लोगों से अपना आंचल फैलाकर वोट की भीख मांगी और ये कहा कि जितने भी लोग आए हैं ये सब आरजेडी के लोग हैं हमारे नामांकन में। दूसरी बात, चूंकि वहां से जो टिकट मिला है वो टिकट मिला है जो रामचंद्र पूर्वे आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और 10 साल तक उस इलाके से वो प्रतिनिधि रहे हैं यानी विधायक रहे हैं। अभी वो एमएलसी हैं और उनकी बहू को टिकट मिला है, यानी कि आरजेडी उनकी बहू को उतारा है। और आरजेडी को जब ये टिकट उनको गया उसी समय बगावत जो है ऋतु जायसवाल ने कर दी और अब वो कह रही हैं कि लालू जी अच्छे हैं, तेजस्वी जी अच्छे हैं, जीतेंगे तो हम ही। लेकिन रो रो के अपना दर्द वो सुना रही हैं और कह रही हैं कि इसमें सबसे बड़ा गड़बड़ जो है वो किया है जो रामचंद्र पूर्वे, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमारे साथ ही नहीं, पार्टी के साथ भी विश्वासघात किया है, क्योंकि 5 साल पहले जब हमने चुनाव लड़ा था परिहार से तो कुछ 100 वोट यानी 900 के आसपास वोटों से वो हारी थी और ये कहा था कि अगर रामचंद्र पूर्वे विश्वासघात नहीं करते तो हम हारते नहीं। और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था शिवहर का, यानी शिवहर की लोकसभा से भी उनको राजद का उम्मीदवार बनाया गया था, वहाँ भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये चीज़ें चल रही हैं, यानी कि तमाम निष्ठाएं बदल रही हैं, तमाम चीज़ें बदल रही हैं। और ऐसे ही एक रेणु देवी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, बेतिया से विधायक हैं लंबे समय से, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, पहले उप मुख्यमंत्री रह चुकी, उनके खिलाफ भी वहाँ की हैं गरिमा सिकारिया, उनके पति आ गए हैं रोहित सिकारिया। और यहाँ पर यानी कि पटना की गलियों में जब तक टिकट वितरण हो रहा था वो चक्कर लगा रहे थे, कभी जेडीयू में जा रहे थे, कभी बीजेपी में जा रहे थे, कभी एलजेपी में जा रहे थे। लेकिन जब देखा कि दाल नहीं गल रही है, रेणु देवी का नाम अनाउंस हो गया वहाँ से, तो उन्होंने कहा नहीं अब एकला चलो की राह ही है और वो भी जाकर नामांकन कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बेतिया का बेटा हूँ, यानी कि मेयर के पति। चूंकि मेयर का नाम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्यों कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए थे संजय जायसवाल यानी बेतिया के सांसद पर, उससे भी मेयर का संबंध रहा, यानी कि वहां जो लॉबी चलती है वो साफ तौर पे बीजेपी के अंदर ही है, जो कि दोनों अपने आप को बीजेपी का नेता कहते हैं। लेकिन ये कहा गया था डीजल चोर और पेट्रोल चोर की बात जो प्रशांत किशोर ने कही थी वो बेतिया नगर निगम से ही जुड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी चीजें बिहार में चल रही हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। सीट शेयरिंग की बात आपने बताई ही कि बिहार में सीट शेयरिंग जो है वो अभी तक कहें कि महागठबंधन ने अनाउंस नहीं की है। और जब कल ये लिस्ट आई यानी 143 की लिस्ट आई तो 5 ऐसी सीटें थी जिस पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तस्वीर और सामने आई थी, उसका जिक्र करूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। वो तस्वीर थी गौरा बोड़ाम की, अभी आनंद जी ने जिक्र किया तो उस याद आया कि वहां पर मुकेश सहनी की भाई लड़ रहे हैं और उनका यह कहना था कि प्रशासन धांधली कर रहा है, प्रशासन ने नाम वापस नहीं लेने दिया आरजेडी के कैंडिडेट का, नहीं तो नाम वापस हो जाता, क्योंकि कल ही नाम वापसी का अंतिम दिन था। उनका साफ तौर पर आरोप था कि सब कुछ तैयार था लेकिन प्रशासन नहीं माना और हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके लिए, और वो भी व्यथित थे क्योंकि अब लालटेन छाप वहां पर मैदान में है। बिल्कुल। और इसी बीच आनंद आपके पास में आऊंगी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में वैसे तो कई सियासी ड्रामे देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन एक और सियासी ड्रामा जो देखने को मिला खास तौर पर भागलपुर की सीट में, जहां पर
आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद थे और इसी बीच सलाहुद्दीन हसन जो कि ये पूरे झंडे के साथ पूरे नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। जुलूस उनका बाकायदा नामांकन के लिए निकला था, लेकिन अचानक से खबरें आने लगती हैं कि वो किडनैप हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ था वहां पर? जी देखिए हर्षा, इस तरह की अफवाहें लगातार कई बार ऐसा होता है कि जब नामांकन के लिए निकलते हैं कैंडिडेट तो अफवाह का बाजार गर्म हो जाता है। और ऐसा ही कुछ भागलपुर में देखने को मिला कि जब वो निकले तो उनके कार्यकर्ताओं में ये बात फैला दी गई कि उनको किडनैप कर लिया गया है। तो ऐसे में वहां पे काफी अफरा तफरी की भी माहौल बन गई थी। मगर जिस तरीके से अपने हालात को कैंडिडेट के जितने भी वहां पे समर्थक थे उन लोगों ने उस पर काबू किया, क्योंकि उन्होंने तुरंत जाकर कोशिश की उनसे संपर्क साधने की, और फिर संपर्क होने के बाद फिर इन लोगों की मुलाकात हो गई। तो ऐसे में मौका पे वहां पे जाके ये मामला तो कंट्रोल हुआ, मगर लगातार ऐसा अफवाह का बाजार गर्म होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स के पास समय कम होता है जब नॉमिनेशन के लिए ये लोग जा रहे होते हैं। क्योंकि लंबी जुलूस निकालने की बिहार में एक तरह से कहिए तो प्रथा है, या फिर बिहार उत्तर प्रदेश दोनों जगह पे, क्योंकि हमने देखा है जब भी नामांकन के लिए लोग जाते हैं तो अपने साथ हजारों समर्थकों को गाड़ियों का एक काफिला लेकर जाते हैं। तो वैसे में इस तरह के अफवाह अगर आते हैं और वहां पे जब समय कम बचा होता है तो उस तरह में अफवाहों का बाजार जब गर्म होता है तो इस तरह से जब लोग बात फैलाते हैं किडनैप हो गए तो अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने के लिए मिलता है। जी बिल्कुल, वाकई अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। और इसी बीच झारखंड के मंत्री संजय यादव ने अजीत शर्मा की ओर से बैटिंग करते हुए भागलपुर सीट के लिए भारी सेटिंग भी कर दी थी और इसी वजह से अपने पक्ष को मोड़ लिया था तेजस्वी यादव से सीधी बात करके। और सलाहुद्दीन हसन चुनावी मैदान से बाहर भी हो गए थे। आनंद, आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, टेक्निकल ग्लिच के चलते आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये तमाम जानकारियां बिहार में आगामी चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान। और एक तरफ जहां पर एनडीए ने लगातार अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है और यहां पर चुनाव प्रचार की तैयारियां भी हो गई हैं, लेकिन वहीं महागठबंधन में लगातार गांठ देखने को मिल रही है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई हो ही नहीं पा रही। बहुत शुक्रिया आनंद और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त ब्रेक का। मैं